सन्नाटे तोड़ लौट कर आए कैसे, अपनी परछाइयों से टकराए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाए कैसे। तो दोस्तों, आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं देखना आपका अपना चैनल कवि वाणी, और आज के जो हमारे मेहमान हैं, एक प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध कवि और सफल मंचकार श्रीमान सत्यदेव जी सवितेंद्र। इनकी कविताओं, गीतों और गजलों में हिंदी और राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है, जो ओजस्वी और प्रभावशाली होती है। इनकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति श्रोताओं को अपनी भावनाओं से जोड़ती है। थार के मूल निवासी होने के कारण संभवतः अब तक थार को लेकर विभिन्न विषयों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लिखा है। आपके गीत व गजलें बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। मंचों पर आप सिद्धहस्त कवि और मंच संचालक के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और साहित्य व कवि गोष्ठियों में अपनी प्रभावी प्रस्तुति के लिए भी जाने जाते हैं। मंच संचालन शैली भी आकर्षक और श्रोताओं को बांधे रखने वाली होती है। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इन्होंने अभी मंच संचालन रोक दिया है। एक फॉर्मेलिटी थी जो मैंने बताया, आप लोग अथाह भंडार हैं ज्ञान के, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत आप किससे करना चाहेंगे सर? आज का ये सफ़र गीत की पंक्तियों से शुरू करते हैं। स्वागत। और ऐसे ही सहज बातचीत करते हुए थोड़ा वो गीत, थोड़ा हिंदी गीत, थोड़ा राजस्थानी गीत, थोड़ी हिंदी की बात, थोड़ी राजस्थानी की बात, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल सर। वो हमारे लिए सर्वोच्च है, और राजस्थानी हमारी मातृभाषा है। तो मातृभाषा का महत्व भी बहुत अधिक होता है। हाँ सर। किसी कवि ने कहा है कि मार मायड़ भूम ज्यूं, मायड़ भाषा मान, राजस्थानी राखियाँ रहसी राजस्थान। तो ये मातृभाषा के महत्व को इंगित करता है। देखो, बात यह है कि मैं पिछले कुछ समय से अस्वस्थ होने के कारण कवि सम्मेलन मंचों से और कार्यक्रमों से काफ़ी दूर रहा। फिर भी कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं, कोई आत्मीय मित्र होते हैं तो मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि गीत की बात राजस्थानी और हिंदी दोनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अपने जीवन की इस यात्रा में 65-66 लगभग पुस्तकें लिख लेने के बाद और 19 अवार्ड लेने के बाद मैं ये सोचता हूँ कि मैंने मेरे जीवन का जो बेहतर हो सकता था वो मैंने दिया है। और अब ये है कि उम्र के इस पड़ाव पे मैं भी ये सोचता हूँ कि मित्रों का साथ मिलता है, सभी का बहुत स्नेह मिलता है, अपनत्व मिलता है, आदर मिलता है। तो लेकिन इस जीवन की यात्रा में मैंने एक गीत के अंदर लिखा था कि जीवन की यात्रा चल रही थी, कल किसी दिन हम सुनाएंगे कहानी आपको, आज तो यह ज़िंदगी खुद ही कहानी हो गई, रूबरू हो जाएंगे कल आपसे पर आज तो ज़िंदगी खुद रूबरू है, मेहरबानी हो गई। अब ये बात है कि जीवन का ये सफ़र चल रहा है। अब इसमें कई तरह के लोग मिले, ऋषिकेश जी कुछ ऐसे भी लोग मिले जिनके बारे में मैंने ये लिखा कि लोग ऐसे भी मिले जो पाप धोने के लिए तीर्थों पर सिर मुंडाते गर्व से खुश हो लिए, या की नदियों में लगा कर डुबकियाँ कहते रहे, अब तलक जितने किए सब पाप हमने धो लिए। तो भरम की ऐसी अंधेरी राह से गुजरे कि सब देखती इस लोक को हर आँख पानी हो गई, कल किसी दिन हम सुनाएंगे कहानी आपको, आज तो यह ज़िंदगी खुद ही कहानी हो गई। तो ऐसे ये ज़िंदगी का सफ़र चलता रहा, और पड़ाव दर पड़ाव। मुझे याद आता है कि जब मेरी पहली किताब छपी थी तब मैं नहीं सोचता था कि मैं 65-70 किताबों तक चला जाऊंगा, तो नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं थी। पहला हिंदी का संग्रह था जाने कितने पैरे, वो लिखा, और उस समय ये सोचते ठीक है थोड़ा बहुत लिख लेंगे, 2-3 किताबें हो जाएगी। और फिर मैं नौकरी भी करता था, तो नौकरी की अपनी व्यवस्थाएं थी। तो लेकिन आज इस मोड़ पे आके मैं सोचता हूँ कि हर मनुष्य को वो बेहतर काम करना चाहिए जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप खुर्शीद खिलाड़ी, उनके साथ मिलके महावीर सिंह सक्तावत, उनके साथ मिलके आपने पर्यावरण का एक अच्छा संदेश देने का प्रयास किया। वो महावीर सिंह मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और
तो इस तरह से अब आपने ये काम किया, जैसे साक्षरता का अभियान चला देश में, हाँ सर। तो साक्षरता के अभियान में हमने सोजत में ये काम किया कि लोगों को साक्षरता से कैसे जोड़ा जाए। और बहुत सारे मित्र थे, वीरेंद्र लखावत, नवनीत राय, अब्दुल समद राही, रशीद गौरी, उमा शंकर द्विवेदी और कई मित्र। तो उन लोगों ने ऐसे नवाचार किए कि आदमी पढ़ने लिखने से कैसे जुड़े। जैसे एक मित्र ने ये नारा दिया, सोजत्री मेहंदी रातेला जब सगड़ा पोथी बातेला, यानी वो मेहंदी तब रचेगी जब सब लोग अक्षर ज्ञान साक्षर होंगे। हाँ। तो ये लेखक का पहला दायित्व है कि सामाजिक बेहतरी के लिए जो भी हो सके वो अपना करें। और मैं मूल रूप से मरुस्थल का निवासी हूँ। मरुस्थल पे जब भी कोई अवसर मिलता है तो थार पे, धोरों पे, गोडावण पे, खेजड़ी पे कुछ न कुछ लिख लेता हूँ। वो तो लिखना बहुत स्वाभाविक है। सेवन घास पे, बिल्कुल सेवन घास पे जो केवल वहाँ ही पैदा होती है। तो मैंने एक दौर में ये लिखा कि ये जो मरुस्थल है ये अथाह सागर है, रेत का सागर है, लेकिन ये कभी पानी का सागर था। बिल्कुल बिल्कुल। और संयोग था कि वो बात बहुत दूर तक चली, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो एक दोहा जो बहुत बारीक छंद होता है, 13-11 मात्रा में दोहे में बात कही जाती है। तो एक दोहा मैंने लिखा, कहे समंदर थार से सुनो हमारी बात, कहे समंदर थार से सुनो हमारी बात, कभी रही है एक ही हम दोनों की जात। वाह वाह। यानी ये जो मरुस्थल है ये कभी पानी का समंदर था और प्रमाण है सर। तो ये बात है ऋषिकेश जी, मैंने एक बात गीत के माध्यम से कही थी, मरुस्थल को जीवन के साथ जीना, यानी हमने जीवन को कैसे जाना है, इस मरुस्थल में तप करके जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमेशा ये प्रयास किया है कि हम जितना तपेंगे उतना हम निखरेंगे। तो रेत के समंदर पार करते हुए हमने इस जीवन को जानने की कोशिश की। और तब मेरे मन में आता है कि बहुत सारे काम जो अभी अधूरे हैं और मेरी उम्र हो गई है, तो जब जीवन वापस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मैं जानता हूँ। ये पक्का है कि वैसे माइथोलॉजी में हमारे ये कहा जाता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म जो होता है तो वो इसलिए होता है कि आपके जो अधूरे कार्य रह गए, उन अधूरे कार्यों को पूरा करो, और मैं भी करूँगा। तो कभी एक गीत में मैंने लिखने का प्रयास किया था, कल फिर हम आएंगे। अच्छा। उसमें अच्छा। तो वो उसकी थोड़ी पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ कि कल फिर हम आएंगे, कुछ सपने लाएंगे, बंद मुट्ठियों की कहानियाँ सुनाएंगे, सपनों के हो लेंगे फिर आंखें खोलेंगे, जन्मों के पुण्य अब की बार हम बुनाएंगे, कल फिर हम आएंगे, कुछ सपने लाएंगे। अब देखो, कोई नहीं जानता कि उसका अगला जन्म कहाँ होगा, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में एक कांक्षा रहती है, बिल्कुल बिल्कुल, एक इच्छा रहती है कि मेरा जन्म हो। तो मैंने एक सपना देखा, मैंने एक कल्पना की, और मैंने एक कामना की कि मेरा अगला जन्म कहाँ हो। तो मैंने लिखा कि धरती की कोख जो मिलेगी तो थार में, खेजड़ी का रूप धार जीना चाहेंगे, धरती की कोख जो मिलेगी तो थार में, खेजड़ी का रूप धार जीना चाहेंगे, या मृग बन भागेंगे धोरों को लांगेंगे, नयनों का पावन जल पीना चाहेंगे, तपते इस थार में अंतस की आग को, धोरों पर चांदनी के संग गुनगुनाएंगे, कल फिर हम आएंगे, कुछ सपने लाएंगे, बंद मुट्ठियों की कहानियाँ सुनाएंगे। तो ये एक मेरी कामना है कि मेरा अगला जन्म हो तो मरुस्थल में हो, बहुत बढ़िया, और मरुस्थल में जो मेरे अधूरे काम हैं उनको मैं पूरे करूं। आज ये दौर ऐसा है कि गोडाउन के जीवन पर बड़ा संकट है
खेजड़ी के जीवन पर बड़ा संकट है। बिल्कुल बिल्कुल। सेवन घास खत्म होती जा रही है, वो धरती तब्दील हो रही है विभिन्न तरह के उसमें जहाँ सेवन घास उगती है। सेवन घास का क्या सर? सेवन घास केवल मरुस्थल में पैदा होती है और वो घास मरुस्थल के वन्य जीवों के लिए, पशुओं के लिए पोषक है, बहुत पोषक है। हाँ, और ये एक नेचर का सिस्टम होता है बिल्कुल बिल्कुल। कि हर जगह जैसे पहाड़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो पहाड़ी वन्य जीवों के लिए उपयोगी है, उपयोगी है, बिल्कुल और बिल्कुल। वैसे ही डेजर्ट में जो सेवन घास होती है, हाँ, तो उन सब की रक्षा करने का काम अभी अधूरा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर जन्म लूँगा और फिर इसी मरुस्थल पे आना चाहता हूँ और इसी मरुस्थल में रह के अपना काम करूँगा। इसलिए मैंने कहा है कि तय किए पैदल निकल कर थार हमने, देखिए आप, तय किए पैदल निकल कर थार हमने, तब किया है ज़िंदगी से प्यार हमने। ज़िंदगी से प्यार करने का जज्बा हमें इस मरुस्थल ने दिया है। इस मरुस्थल ने हमें बताया है कि मनुष्य बनो और मनुष्यता से प्यार करो, और मनुष्यता से प्यार करने में हर उस जीव को बचाना भी मनुष्यता है जो इस संसार में जन्मा है, बिल्कुल सर। और उसे भी जीने का हक है। तो इस तरह ये सृजन चलता रहा। और जहाँ तक राजस्थानी की बात है, तो अब देखिए आज ऐसा दौर आ गया है कि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता नहीं है। हाँ, और आपके बिहार में भोजपुरी को भी नहीं है। नहीं है सर, मैथिली को, हमारी मातृभाषा जो मैथिली को मान्यता है। बिल्कुल सर। तो मैं तो सभी भाषाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, बिल्कुल सर। और सबसे ज़्यादा हिंदी का, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बिल्कुल लेकिन ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि मातृभाषा का महत्व बहुत होता है। बिल्कुल। मातृभाषा वो भाषा है जो हर बच्चा अपनी माँ से सीखता माँ है। से सीखता है, बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थानी तो वीरों की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये धरती वीरों की, वीर प्रसूता भूमि इसको कहा जाता है। हाँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि राजस्थानी में जितना, और मैंने राजस्थानी की अलग अलग विधाओं में लिखा है, केवल कविताएं लिखी हो ऐसा नहीं है, मैंने कहानियाँ भी लिखी है। एक साहित्य की विधा काफ़ी कठिन है जिसे ललित तिमंत कहा जाता है। मैंने राजस्थानी में जूनारी ओढ़ूँ सांसा में घोड़ूँ, इस शीर्षक से ललित तिमंत संग्रह लिखा है। मैंने राजस्थानी में विचार सूत्र विधा में भी एक पुस्तक लिखी है, अंतरश्री आँख्यारो पानी। और वो किताब विचार सूत्र विधा की विश्व की राजस्थानी में छपी पहली किताब है। और यह भी बहुत खुशी की बात है कि अब इसके प्रति बहुत जन चेतना जागृत हुई है। और राजस्थान के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा, जो सुजानगढ़ में रहते हैं, जोधपुर के ही रहने वाले हैं, उन्होंने अभी सांसारी रजुवा की किताब लिखी है, वो भी विचार सूत्र विधा की है। तो पहली मैंने लिखी और दूसरी किताब डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा ने लिख दी, और कई लोग हैं जो आज विचार सूत्र में लिख रहे हैं। तो इस तरह हम राजस्थानी भाषा की समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न विधाओं में अभी मैं एक राजस्थानी का नाटक भी लिख रहा हूँ जो अभी पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह से राजस्थानी में बाल साहित्य मैंने खूब लिखा है, राजस्थानी में, हिंदी में तो लिखा ही है, राजस्थानी में, क्योंकि ये हमारी भावना रहती है कि राजस्थानी को जो बहुत समृद्ध भाषा है, प्राचीन भाषा है, व्याकरण सम्मत भाषा है, ये दुर्भाग्य है, ये राजस्थानी का दुर्भाग्य है कि इसको संवैधानिक मान्यता नहीं मिली है। मिल जाएगी सर। हाँ, मिलेगी, हम इस उम्मीद में हैं और इस प्रयास में हैं कि राजस्थानी को मान्यता मिले। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थानी को मान्यता मिले। और ये जन जन की भाषा आज भी है, इसको संवैधानिक मान्यता नहीं है, लेकिन लोक मान्यता है। बिल्कुल लोक मान्यता इसको पूरे तौर पे। देखिए, समाज में साहित्यकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है, हर व्यक्ति को वो भूमिका निभानी चाहिए। साहित्यकार है तो केवल ये नहीं है कि वो अपनी किताबें लिख दें, वो छप गई और चला जाए, नहीं। ये उस समाज में जो जो होता है उसके प्रति लेखक का दायित्व होता है। और जो भी बात आपको गलत नज़र आ रही है उसको उस पर ध्यान दीजिए, उस पर नज़र डालिए और लोगों को बताइए कि ये गलत है। ये काम साहित्यकार ही कर सकता है। बिल्कुल। ऋषिकेश जी, एक गीत में उसकी कुछ पंक्तियाँ या कुछ अंतरे, मैं क्योंकि मैं स्वभाव से ऐसा हूँ कि मैं देख के कभी नहीं पढ़ता। हाँ, ये वर्षों से मैंने, ये जग जाहिर है। हाँ, वर्षों से मैंने, अब ये मेरे
स्वास्थ्य गड़बड़ होने से मैं थोड़ा अब भूलने लगा हूँ। मेरे मित्र हैं डॉक्टर आईदान सिंह भाटी, जो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक लगातार कविता पाठ करते थे और कभी वो देखते नहीं थे। मुझसे वरिष्ठ कवि हैं। तो एक गीत मैं आपको सुनाता हूँ। कोई व्यक्ति क्या बना, कोई वो बन गया तो वो फिर वो जीवन जगत को भूलने लगता है। मैं ये समझता हूँ कि एक व्यक्ति को खुद से रोज़ाना संवाद करना चाहिए, रोज़ाना, चाहे वो कितना ही बड़ा अफसर बन जाए। तो इस हादसे का एक गीत मैंने कभी लिखा था बहुत साल पहले। अब कैसे मान लें तुमको पहचान लें, जिंदगी बता तुझसे बतियाएं कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाएं कैसे, जितनी है दूरियां उतनी मजबूरियां, तेरी गलियों में फिर आए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाएं कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाएं कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाएं कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाएं कैसे। और ज़िंदगी कैसी है आजकल कि दिन उगे भीड़ बीच आना है ऐसे, पल भर में जीवन को पाना है जैसे, शहरों को पढ़ते है शाम हुई जाती, जिंदगी भी इस तरह तमाम हुई जाती, तो सन्नाटे तोड़ लौट कर आए कैसे, सन्नाटे तोड़ लौट कर आए कैसे, अपनी परछाइयों से टकराए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे, अपनी इन गुत्थियों को सुलझाए कैसे, जिंदगी बता तुझसे बतियाए कैसे। लोग कहते हैं कि ये जो पुरस्कार माफिया है और वगैरह है ये चीज़ें, देखिए साहब ये तो इसी समाज में से निकले हुए लोग हैं। जो मुझे याद आता है कि कुछ लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां वो इस तरह की कलाकारी करते हैं वो लोग करते हैं। मेरे मित्र सलीम खां फरीद ने लिखा है, तुझ पर मुझ पर पग धर पहुँचे। देखिए क्या बढ़िया पंक्ति लिखी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुझ पर मुझ पर पग धर पहुँचे, तुझ पर मुझ पर पग धर पहुँचे, तब वो सिंहासन पर पहुँचे। सिंहासन पर इस तरह पहुँचने वाले एक दूसरे के ऊपर पैर धर के, तो वो ऐसा करते हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतिहास इस कचरे को साफ कर देगा। इतिहास में वही रहेगा जो नेक नीति के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अपना जो काम है वो बेहतर तरीके से करो, सुंदर तरीके से करो, और जो गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, अपने आप मतलब विलुप्त हो जाएंगे। हाँ, वो विलुप्त हो जाएंगे। इस तरह से मुझे क्या है ऋषिकेश जी, मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि मैं मालपुरा में एक कवि सम्मेलन में गया। मालपुरा टोंक जिले में। हाँ सर। तो कुछ वरिष्ठ कवि थे, कुछ नए कवि थे। तो वहाँ पे एक कवि ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, और वो कवि थे महबूब अली महबूब। तो बहुत उम्दा कवि हैं, मेरी पसंद के कवि हैं, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं था। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने काव्य पाठ किया तो मेरा ध्यान उनके ऊपर केंद्रित हो गया। अब एक सहज सी बात है, उन्होंने क्या एक गज़ल के एक शेर में क्या ज़िंदगी की बात कह दी। उन्होंने लिखा कि महबूब अली महबूब की पंक्तियाँ हैं, निगाहों पर न जाने कैसा पर्दा डाल रखा है हर आदमी ने, आम आदमी ने, निगाहों पर न जाने कैसा पर्दा डाल रखा है कि गायें छोड़ दी है और कुत्ता पाल रखा है। हर यथार्थ है। भारत की भूमि पे जहाँ हर आदमी गाय पालता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल निगाहों पर एक पर्दा आ गया है। हाँ। और वो युवा कवि, एकदम यंग कवि हैं। हाँ। और वो लिखते हैं कि निगाहों पर न जाने कैसा पर्दा डाल रखा है कि गायें छोड़ दी है और कुत्ता पाल रखा है। तो ऐसी पंक्तियों को मैं बहुत पसंद करता हूँ। एक सूर्य प्रकाश वर्मा है जोधपुर में, कुलदीप सिंह भाटी है,
ये नए कवि हैं, लेकिन इनकी लेखनी की धार इतनी तेज है कि वो सहज रूप से, और सूर्य प्रकाश वर्मा तो बाल साहित्य के माध्यम से कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जो बहुत अनूठी है। कुलदीप सिंह भाटी ने बाल साहित्य शायद नहीं लिखा है, बड़ों का साहित्य लिखा है, उनको सुना है सर, लेकिन हाँ, लेकिन और वो सुनने के लायक है। बिल्कुल। यानी इन रचनाकारों को सुनकर के ये दुनिया नई दिशा प्राप्त करती है। तो मैं इन सभी लोगों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ऐसे ही लोगों से समाज बनता है, ऐसे ही लोगों से ये दुनिया आगे चलती है। देखिए, कविवाणी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे एक बहुत आदरणीय मित्र हैं डॉक्टर नरेंद्र शर्मा कुसुम, जयपुर में। वो रोज़ाना एक कविता लिखते हैं और उसका शीर्षक देते हैं भोर की कविवाणी। भोर की कविवाणी। हाँ। अच्छा। मैं उन्हें बहुत सैल्यूट करता हूँ। वो बहुत उम्दा कविताएं लिखते हैं। कविवाणी के जो लोग हैं, जो इसके श्रोता हैं, वो इस चैनल के माध्यम से कई बार बहुत अच्छी बातें जानेंगे। इस चैनल को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ऋषिकेश जी को बहुत शुभकामना देता हूँ, और मैं इस मौके पे शुभकामना देता हूँ मेरे मित्र आकाश नौरंगी को, जिनके माध्यम से आप मुझे मिले। हाँ, बिल्कुल। तो उन्हें मैं भूल नहीं सकता। बिल्कुल सर। तो उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और सभी साहित्यकार, सभी मित्र जो मुझसे इस जीवन यात्रा में कहीं न कहीं जुड़े। बिल्कुल। और ऐसे मित्र भी जो मुझसे जुड़ नहीं पाए, लेकिन मुझे वो जानते थे। मैं उन सभी के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मैं राजस्थानी के डॉक्टर शक्तिदान कविया, नारायण सिंह भाटी, डॉक्टर सोनाराम जी बिश्नोई, डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, और उन तमाम रचनाकारों को, पारस जी अरोड़ा को, और भी मेरे आदरणीय जो रहे हैं, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और ऋषिकेश जी, ये उम्मीद करता हूँ कि हम फिर कभी मिलेंगे तो कुछ और बातें करेंगे, साहित्य की बातें करेंगे, कवि सम्मेलन की बातें करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद।